अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है बीएससी थर्ड ईयर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्स। हमने लास्ट में प्रेपरेशन देखी थी कि किस तरह इन्हें प्योरीफाई किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है। आज हम क्लाइडल सोल्यूशन जिन्हें सोल्स भी कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कलर। कलर किसी भी सोल का डिपेंड करता है कि किस तरह की लाइट की वेवलेंथ है और वो किस तरह से डिस्पर्स फेस से स्कैटर हो रही है। सेकेंडली, वेवलेंथ का फर्दर जो डिपेंडेंस है वो साइज़ पर भी है और नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे भी है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सिल्वर सोल का जो कलर है, आप डिफरेंट जो है कलर रेंज देख सकते हैं जो पार्टिकल साइज़ पर डिपेंड करी है। यानी 6 × 10⁻⁵ पार्टिकल साइज़ है तो ऑरेंज येलो कलर है। इसी तरह 9, 13, 15 में आपको ऑरेंज, रेड, पर्पल और वायलेट कलर मिलेगा। तो साइज़ एंड नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है, दैट इज़ टिंडाल-कॉन इफेक्ट। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल में कंसिडर किया जाता है, यानी ऑप्टिक प्रॉपर्टीज से इसका ताल्लुक है। जब भी ऑप्टिक कहते हैं लाइट को, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सोल एंड व्यूड एट राइट एंगल्स, देन द पाथ ऑफ लाइट शोड अप इन द फॉर्म ऑफ हेजी बीम और कोन। जब भी आप किसी भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लाइट आपके सोल में से पास होती है और आप किसी व्यू कर रहे हैं उसे किसी भी एंगल से, जैसे आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये लाइट पास हुई और आपके पास व्यू हम कर रहे हैं स्लिट से पास होती हुई लाइट सोल में से, तो ये एक हेजी कोन बनाएगी आगे जाकर। रीज़न क्या है कि सोल पार्टिकल्स वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके पास इमिट करते हैं तमाम डायरेक्शंस में, जिससे स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है लाइट की। और ये हमें बीम के पाथ के बारे में भी बताती है रोशन करके। तो हम देख सकते हैं व्यू आपको देखने को मिल रहा है कि आगे माइक्रोस्कोप में इस तरह से पार्टिकल्स का व्यू है जिनकी स्कैटरिंग आप नेक्स्ट में लास्ट सर्कुलर पाथ में देख सकते हैं। अगर पार्टिकल्स कोलाइडल साइज के होंगे तो हम वी डोंट सी द पार्टिकल देमसेल्व्स, लेकिन क्या होगा कि जैसे लाइट पास होगी कोलाइड में से तो वो विजिबल हो जाएगी लाइट स्कैटरिंग के फिनोमेना की वजह से। तो इसे टिंडाल बीम या फैराडे टिंडाल कोन भी कहते हैं। और ये लाइट की स्कैटरिंग 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि किस तरह की आपने लाइट की वेवलेंथ यूज़ की है, या आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्टिकल्स और सराउंडिंग मीडियम में क्या डिफरेंस है, और पार्टिकल्स के साइज़ और कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि उसके अंदर अरेंजमेंट क्या है आपके पास। तो इन 3 फैक्टर्स पर ये लाइट की स्कैटरिंग डिपेंड करती है। जितने भी ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो ये इफेक्ट शो नहीं करते, और ये इफेक्ट हम तब देखते हैं जब पार्टिकल्स बहुत स्मॉल साइज़ के हों और उनकी थिकनेस मॉलिक्यूल्स के हवाले से हो, यानी लेयर थिक हो, और वो टिंडाल कॉन इफेक्ट शो करेंगे। सो ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं होता। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आप जो स्काई देखते हैं ब्लू कलर का होता है और सनसेट का रेड होना, ये एक किस्म का टिंडाल कॉन इफेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के स्कैटर होते हैं शॉर्टर वेवलेंथ पर, और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की बनस्पत। और अगर स्कैटरिंग ना हो तो लाइट हम तक जो पहुंचती है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से होगी, सन से या किसी भी सरफेस से टकराने से आएगी। यही वजह है कि स्काई आपके पास वुड अपीयर एज डार्क इन डे टाइम एज एट नाइट, एंड द सन वुड एक्ट एज अ ह्यूज स्पॉट ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे। तो हमें ये दिन के टाइम रोशन नज़र आता है। दिस इज़ बेसिकली द फिनोमिना। थर्ड प्रॉपर्टी है जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसे ब्राउनियन मोमेंट भी कहते हैं। ये जो टिंडाल इफेक्ट है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सारी इंपॉर्टेंट है जो हम मेथड्स पढ़ेंगे आगे। इसमें हम अगर देखें तो जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो कांस्टेंट जिगजैग मोशन रखते हैं। इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है जिसने इस मोमेंट को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, और पोलन ग्रेन्स में ये उसने फीचर देखा कि पोलन ग्रेन्स को जब वाटर में सस्पेंड किया जाता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे इसने जो बिहेवियर देखा वो बेसिकली जिगजैग पैटर्न था। तो वहाँ से उसने मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दिया। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आप इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, इस चेंज को देखने के लिए। और ये चेंज क्यों होता है? दिस मोशन इज़ ड्यू टू अनइक्वल बम्बार्डमेंट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, यानी डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसी बम्बार्डमेंट शो नहीं करते। तो इसमें हम ये फैक्टर जो है देखते हैं। अब इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है कि जब भी आपके पास जितने भी आपके पास कोलाइडल साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, जितना उनका पार्टिकल का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, उतनी ही बम्बार्डमेंट जो है उसका जो अनइक्वल होने का चांस वो कम होता जाता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट पार्टिकल साइज़ बढ़ने से कम होती है। तो ये आप देख सकते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, आप देख सकते हैं कि छोटा पार्टिकल है तो उसकी इस तरह से जिगजैग फैशन में मूवमेंट है, लेकिन पार्टिकल बड़ा हो जाएगा तो आपको ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा जिगजैग नहीं मिलेगी। द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन बेसिकली जस्टिफाइड होता है इन्हीं फोर्सेस की वजह से। पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते ड्यू टू द सच मोशंस एंड हैविंग द ग्रेविटी। सो डिफियन का एक फिनोमेना हम देखते हैं कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन में हमने
ये चीज़ स्टडी की हुई है कि जितना भी आपके पास किसी भी गैस का डिफ्यूजन जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है विद द मास ऑफ द पार्टिकल। अगर मास ऑफ पार्टिकल बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं डिफ्यूज़ स्लोली करते हैं ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन से। तो यहाँ से आप कोलाइड्स के जो मॉलिक्यूलर वेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं बाय दिस मेथड, और इसके लिए हम एवोगैड्रो नंबर के एक्सप्रेशन को भी यूज़ करते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। ये एक फिनोमेना है ब्राउनिन मोमेंट का। नेक्स्ट जी हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से निकला है कि इसमें हम क्या देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट देखते हैं। इसको आपने कंसिडर करना है तो इसका एक अपरेटस है, इसकी वर्किंग है। यू शेप की ट्यूब होती है जो फिट होती है स्टॉप कॉक के साथ, जहाँ से ड्रेनेज किया जा सकता है। और फनल शेप फिलिंग ट्यूब जो है हमारे पास वो क्या करती है कि आप उसका एक पूरा देख सकते हैं। फनल शेप की एक ट्यूब है हमारे पास यू शेप्ड। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कुछ क्वांटिटी डिस्टिल्ड वाटर की हम ट्यूब में प्लेस कर देते हैं और सोल को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस फनल से। तो जब हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वाटर इज डिस्प्लेस अपवर्ड, वाटर उठेगा। तो शार्प बाउंड्रीज हमें दोनों एजेस पर मिलेंगी, दोनों आर्म्स पर। तो इलेक्ट्रोड्स आर इंट्रोड्यूस इन टू द टू साइड आर्म्स एंड आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल। आप देख सकते हैं ये दोनों आर्म्स के साथ एनोड और कैथोड का एक लिंकेज बना हुआ है जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है और पोटेंशियल दिया जाता है। तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वहाँ पर लेवल ऑफ सोल जो है फॉल कर जाएगा। और इसी तरह आपके पास जो ऑन द एनोड साइड और जो ये कैथोड साइड से ये राइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कोएगुलेटेड सोल पार्टिकल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम कहाँ से उठेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकल्स राइज कर रहे हैं इस साइड पर और यहाँ पर आपके पास फॉल आ रहा है। तो ये हम डिफरेंस वगैरह निकालते हैं यहाँ से। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस द सोल पार्टिकल्स रीच द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज दे आर प्रेसिपिटेटेड। चाहे वो प्रेसिपिटेशन इस साइड पर हो चाहे वो प्रेसिपिटेशन कैथोड की साइड पर हो, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो हमारे पास जो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये इस लिहाज से इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। इसकी अगर आप बिहेवियर को देखें तो इससे हम क्या डिटर्मिन करते हैं, इससे हम डिटर्मिन करते हैं साइन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स कि उन पर कौन सा चार्ज है। वी कैन आल्सो मेजर द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स कि आपके पास रेट क्या है जिससे पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, प्लस उन पर चार्ज क्या है। तो जिस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपके पार्टिकल्स का झुकाव होगा, राइज करेंगे, वही चार्ज उन पर मौजूद होगा। सो अपोजिट साइड आप देख सकते हैं। Since different colloidal species is a mixture traveling at different rates, so separation can be performed by this method. Electrophoresis is used extensively for the fractionation and analysis of the protein, nucleic acid, polysaccharides and other complex substances of biological interest. तो इससे हम इन different categories को analyze भी कर सकते हैं और उनके different fragments को study भी कर सकते हैं। तो इस तरह से charge का पता चलता है, rate का पता चलता है। Next है जी electroosmosis. इलेक्ट्रोस्मोसिस रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें लिक्विड मूव करता है थ्रू द फिक्स पोरस मास। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्मोसिस में भी ये रिवर्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो मूव करता है फिक्स पोरस मटेरियल से। इस बात को समझने के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये क्यू ट्यूब आपके पास अगेन शेप है इस मटेरियल की, और इसमें ये अरेंजमेंट में आप नीचे देख सकते हैं टॉन पर एक एम शेप मटेरियल है जो पोरस होता है, या तो ये पोरस क्ले होती है, इट में बी वूल। ये डायफ्राम है बेसिकली। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है डिफरेंट जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स उस पर कनेक्ट किया जाता है और डिस्पर्शन मीडियम को उसमें से मूव करवाते हैं। डिस्पर्शन मीडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा थ्रू दिस मटेरियल, तो हमारे पास जो जितना भी आपके पास मॉइस्ट क्ले है या पेस्ट हैं जो जिनको हमें ड्राई करना होता है, वहाँ से हम वाटर रिमूव करवा सकते हैं टेक्निकली बाय दिस अप्लाइंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। सो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अब एक होता है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। स्ट्रीमिंग पोटेंशियल क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ स्ट्रीमिंग पोटेंशियल हम इसी इलेक्ट्रोस्मोसिस के कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं। इस अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रोड्स हैं ऑपरेटर्स के, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी, बट उन्हें गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ये जो टॉप पर आप देख सकते हैं। तो इनिशियली हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही वाटर को फोर्स किया जाएगा कि वो ट्यूब में से पास करे, तो हमें गैल्वेनोमीटर पर एक रीडिंग मिलेगी जो कि EMF फोर्स होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम बहुत आसानी से पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं जो डिपेंड करेगा प्रेशर पर। जो वाटर जिस प्रेशर से इसमें मूव करेगा, तो उस पोटेंशियल को हम स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहते हैं। एक और पोटेंशियल भी होता है जिसे हम सेडिमेंटेशन पोटेंशियल या डॉन इफेक्ट कहते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटलिंग डाउन। अब ये फिनोमेना कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? जब आपके पास एक रेस्टिंग लिक्विड है, आपके पास लिक्विड स्टेट ऑफ रेस्ट में है और आप उसमें पार्टिकल्स को फोर्स करें कि वो मूव करें, तो ये इफेक्ट आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मुमकिन है। तो उस वक्त जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा
रेस्टिंग लिक्विड के अंदर, उसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन पोटेंशियल या डॉन इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने सोल की देखी। अब हम देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशंस की स्टेबिलिटी कैसे मुमकिन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी की बड़ी वजह उनमें मौजूद पार्टिकल्स पर चार्ज है, जो कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स बेसिकली आइडेंटिकल चार्ज ही रखते हैं और रिपेल करते हैं, इसी वजह से वो प्रेसिपिटेट नहीं करते अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो फिनोमेना है वो हेल्प करवाता है कि हम चार्ज पार्टिकल्स पर मालूम कर पाएँ। तो आपने ये एक टेबल देख सकते हैं जिसमें चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल्स पर। पॉजिटिवली चार्ज किन किन पर मिलेगा आपको? स्टफ बेसिक डाइस पर मिलेगा। कोलाइडल पार्टिकल्स जो आयरन हाइड्रोक्साइड के हैं, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के हैं या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के हैं, हीमोग्लोबिन पर आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनमें क्ले है, मेटालिक पार्टिकल्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लाटिनम, सल्फाइड्स हैं डिफरेंट मेटल्स की, सिलिसिक एसिड, स्टैनिक एसिड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड है, गामा अरेबिक है, सॉल्युबल स्टार्च है और एसिडिक डाइज हैं। तो वो बेसिक डाइज में आएगा, यहाँ पर एसिडिक डाइज आप देखते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट में जो है इनकी ऑरिजिन को जानेंगे कि आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है। तो बेसिकली पहली वजह इलेक्ट्रिकल चार्ज का डेवलप होना रबिंग है। पार्टिकल्स डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स जब आपस में डिस्पर्शन मीडियम में मौजूद रबिंग करते हैं तो उससे फ्रिक्शन पैदा होती है और उससे भी पार्टिकल्स पर चार्ज आ जाता है। सेकंड फैक्टर है सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन किसी भी सरफेस पर स्टिक करना है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, उसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं। जितने भी सोल के पार्टिकल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि ये या तो एनाइंस को एड्जॉर्ब करें अपनी सरफेस पर या कैटाइंस को फ्रॉम द सोल्यूशन। अगर हम एग्जांपल लें कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ आर्सेनस सल्फाइड की, तो ये या तो आर्सेनस को या सल्फाइड आयंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। जब हम इस सोल की प्रेसिपिटेशन करवाते हैं तो सल्फाइड आयंस फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन ये एक्सेस में होते हैं, तो ये आकर आपके उस सरफेस पर आर्सेनस सल्फाइड के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इनके चार्ज की वजह से आपके सोल का चार्ज क्या बनेगा? नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह अगर आप सोल लें फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो इसकी हाइड्रोलिसिस मुमकिन होती है फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पार्टिकल्स जो हमारे मीडियम में मौजूद हैं वो फेरिक हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में आपके पास फेरिक आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, और फेरिक आयंस जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तो पार्टिकल्स का जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट चार्ज जो हैं पार्टिकल्स पर आ जाता है। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड है, ये आपके पास वाटर में इंसॉल्युबल होता है और ये एब्जॉर्ब करता है क्लोराइड आयंस को फ्रॉम सोल्यूशन जिसमें आपके पास सिल्वर आयंस भी मौजूद होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स पर जो है पहले आप फर्स्ट केस में देखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, देन ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो इस तरह से भी बिहेवियर हम कोलाइडल पार्टिकल्स में देखते हैं। तीसरा है जी इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जब इलेक्ट्रो डिस्पर्शन होती है मेटल्स की, आपने ब्रिडिक्स आर्क मेथड पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें आपने देखा था कि हमारे पास कंडक्शन होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस मेटल के लूज़ करने पर आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही ये पार्टिकल्स पिक कर लेते हैं, तो उससे भी चार्ज डेवलप हो जाता है। फोर्थ है जी डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। सोप के मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो आयंस में बदल जाते हैं। कैटाइंस सोल्यूशन में पास कर जाएगा जबकि एनाइंस एग्रीगेट बनाएगा बिग पार्टिकल्स के साथ जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उन्हें हम माइसेल्स कहते हैं। तो इस तरह से भी चार्ज डेवलप होता है। दूसरा एसिड या बेसिक ग्रुप का डेवलप होना, यानी उनकी मौजूदगी भी आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पर चार्ज लेकर आती है। लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे कि अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या बेसिक ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो है कोलाइडल पार्टिकल शो करेगा इन देयर रिस्पेक्टिव एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में कि एसिडिक मीडियम है तो आपके जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरो ग्रुप यहाँ से सेपरेट हो गया, और अगर अल्कली मीडियम है तो बेस आप डालेंगे तो वाटर बनेगा और आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बिहेवियर एसिड और बेसिक ग्रुप्स का भी होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट की स्टेबिलिटी होती कैसे है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है। इंटरफेस वो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों लेयर्स आपस में मिलती हैं। तो ये जो लेयर है जिस जंक्शन पर मिल रही है वहाँ पर जो सॉलिड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम है, उनके जंक्शन के पॉइंट को अगर आप देखें तो वहाँ एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है जो ऑपोजिट चार्जेस की होती है एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये कैसे स्टेबल होती है, लेट्स सी। जब भी सॉलिड किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो डबल लेयर ऑफ आइंस अपीयर हो जाती हैं एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन। जो डबल लेयर फिक्स होती है वो आपके पास सरफेस ऑफ लिक्विड पर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है डबल लेयर का जो फिक्स होता है सॉलिड की सरफेस पर और उसे हम फिक्स पार्ट ऑफ डबल लेयर कहते हैं।
उस पर पॉजिटिव आयन भी आपके पास ये पॉजिटिव आयन पर भी मुश्तमिल हो सकता है या नेगेटिव आयन्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसके अलावा जो डबल लेयर का सेकेंड पार्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोबाइल या डिफ्यूज लेयर्स, जो आपके पास लिक्विड फेज में एक्सटेंड करते रहते हैं, और ये लेयर ये भी कंसिस्ट करती है बोथ साइंस पर, लेकिन नेट चार्ज आपको जो है इक्वल एंड ऑपोजिट मिलेगा जो फिक्स पार्ट ऑफ द डबल लेयर पर है। तो इस तरह से अरेंजमेंट आपको चार्जेस की मिलती है। तो फिक्स पार्ट ऑफ द डबल लेयर, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड केस पर हमारे पास जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये फिनोमेना हम अगर कोलाइडल सिस्टम पर अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि द आइंस विच आर प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स आर हेल्ड इन द फिक्स पार्ट ऑफ द डबल लेयर। तो जो एब्जॉर्ब होंगे वो एक तो फिक्स पार्ट बनाएंगे डबल लेयर की और उस पर जो है स्टे करेंगे। दीज आइंस गिव द कैरेक्टरिस्टिक चार्ज टू द कोलाइडल पार्टिकल्स, और जो चार्ज उन आइंस पर होगा जैसे ही वो एब्जॉर्ब होंगे वही चार्ज आपके कोलाइडल पार्टिकल्स पर भी आ जाएगा। तो उसकी रिस्पेक्ट से ऑपोजिटली चार्ज आइंस विच आर सेट फ्री इन द डिस्पर्शन मीडियम वो अरेंज हो जाते हैं बाय द लेयर ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स एट द जंक्शन। These ions are present more in the diffuse portion of the double layer and give a net opposite charge to this layer. आप ये देख भी सकते हैं कि ये सॉलिड है और ये फिक्स लेयर है पॉजिटिव की, और आप डिफ्यूज लेयर में देख रहे हैं कि पॉजिटिव के ऑपोजिट नेगेटिव है। कुछ जगहों पर आपको सिमिलर चार्जेस भी मिलेंगे। तो ये जो पोटेंशियल अब डेवलप होगा चार्जेस के मोमेंट से, इसे हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ये सेकंड है डिफ्यूज लेयर। इसी तरह आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द सॉलिड एंड लिक्विड जंक्शन कैसे काम करती है। तो ये आपके पास फिक्स लेयर है नेगेटिव की, तो ये फिक्स लेयर पॉजिटिव भी हो सकती है, फिक्स लेयर नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है। नेगेटिव है तो उसके सामने जो डबल लेयर होगी वो पॉजिटिव की होगी और कहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह का बिहेवियर भी आप देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइंस on the fixed and diffuse part of the double layer leads to the appearance of a difference of potential between the two layers. ये डिफरेंस हमारे पास जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहलाता है, जो चार्ज के सेपरेशन से डेवलप होता है। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिकली डबल लेयर हमें मिलती है और पोटेंशियल भी यहाँ पर क्रिएट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स में। नेक्स्ट इज द कोएगुलेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस, कोएगुलेशन कहते हैं इकट्ठे करने को यानी कलेक्शन को। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स जिन पर चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इसके नतीजे में वो प्रेसिपिटेट होकर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हमें किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, उसमें आप आर्सेनिक सल्फाइड सोल में इसको ऐड कर दें तो बेरियम सल्फाइड सोल्यूशन को ऐड करने से ये सोल्यूशन टर्बिड बन जाएगा और आप प्रेसिपिटेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल जो है वो फ़ौरन से नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर हम चार्ज की बात करें तो आर्सेनस सल्फाइड एक नेगेटिवली चार्ज सोल है। जैसे ही आप और ये आपस में इनके जो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से इन पर सिमिलर चार्ज रहता है, लेकिन जैसे ही आपने बेरियम क्लोराइड डाला तो जो नेगेटिव चार्ज था कोलाइडल पार्टिकल्स का वो न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम आयंस हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है और उनकी वही इस पर एब्जॉर्ब होता है और इसीलिए उसको पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं और हमें पार्टिकल्स लार्जर साइज़ के पार्टिकल्स मिलते हैं जो कोएगुलेशन के नतीजे में होते हैं। तो ये डिपेंड सारा के सारा प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपने किस नेचर का इलेक्ट्रोलाइट डाला है उस मुतल्लिका सोल में। दूसरा है जी फ्लोकुलेशन। अगर आपका कोएगुलेटेड सब्सटेंस जो आपने ऊपर देखा था कि कोएगुलेशन होगी थी, अगर वो फ्लोट करे तो हम इस टर्म को फ्लोकुलेशन कहते हैं। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये देख सकते हैं आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड सोल पार्टिकल्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है और आपने जैसे ही बेरियम क्लोराइड डाला तो बेरियम आइंस ने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया और फर्दर ये सब कोएगुलेट कर गए हैं, जिनको बाद में आप सेपरेट कर सकते हैं और इनकी मूवमेंट को फ्लोकुलेशन कहते हैं। ये जो आपके पास है पावर कि जिसके तहत आपके पास कोएगुलेशन होती है, दैट इज़ गवर्न बाय अ रूल विच इज़ कॉल्ड हार्डी-शूल्ज़ रूल। हार्डी-शूल्ज़ रूल में क्या होता है कि आपके पास जो अपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, जिन्हें हमने ऐड किया था प्रीवियसली एज अ बेरियम क्लोराइड, आपने देखा था कि उसे हमने आर्सेनिक सल्फाइड सोल में डाला था तो उसने इफेक्ट किया था कोएगुलेशन को। ये रूल हमें क्या कहता है कि किसी भी आयन की जो पावर है वो इफेक्ट करती है कोएगुलेशन को पर, और उस आयन की जो पावर है वो डिपेंड करती है वैलेंसी पर। कि इस रूल के मुताबिक हायर इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी इट्स पावर टू कोएगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन। कि जितना आपके पास हायर पावर वाला जो आपके पास आयन होगा उतनी ही, जितनी उसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा होगी कोएगुलेट करने की सॉल्यूशन को। इस लिहाज से अगर हम देखें तो नेगेटिवली चार्ज जो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल था जो हम अभी देख रहे थे,
तो उसको अगर कोएगुलेट करवाना है किसी भी पॉजिटिव स्पीशीज से, तो ट्राईवेलेंट कैटाइंस अगर ले लें एल्यूमिनियम, या बाईवेलेंट में बेरियम ले लें, या मोनोवेलेंट में सोडियम ले लें, तो ट्राईवेलेंट कैटाइन क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, वैलेंसी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है कोएगुलेशन की, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा बाकियों की निस्बत। करेंगे सब लेकिन इफेक्टिव ये होगा। इसी तरह किसी पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की बात करें तो उसके लिए आपको नेगेटिव स्पीशीज़ चाहिए होगी, यानी ट्राईवेलेंट आइंस एनाइंस फॉस्फेट, या डाईवेलेंट सल्फेट, या मोनोवेलेंट क्लोराइड एनाइन। तो कोई भी एनाइन अगर आप देखें तो पावर फॉस्फेट की ज़्यादा है, ट्राईवेलेंट की ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कोएगुलेशन पा रखेगा। तो दिस इज़ द हार्डी-शुल्ज़ रूल। नेक्स्ट है जी फ्लोकुलेशन वैल्यू। The minimum concentration of an electrolyte in millimoles that must be added to 1 liter of a colloidal solution so as to bring about complete coagulation or flocculation is called the flocculation value. Flocculation value क्या होती है कि आपके पास वो कम से कम इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल्स में वैल्यू जो आप 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन में ऐड करें और वो उसे कोएगुलेट करवा दे, दैट इज़ फ्लोकुलेशन वैल्यू। सो देर इज़ अनदर वे कि आप किसी चीज़ को कोएगुलेट करवाना चाहते हैं, ना सिर्फ आप इलेक्ट्रोलाइट डालकर बल्कि दो ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस को भी अगर आप मिक्स कर देते हैं तो तब भी कोएगुलेशन हो जाती है। लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि एक पॉजिटिव है और आप आर्सेनिक सल्फाइड के साथ इसे मिक्स करें जो कि नेगेटिव है, तब भी कोएगुलेशन पॉसिबल है। सपोज वी हैव 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। फॉर अ नेगेटिव सोल ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटाइन ग्रेटर द फ्लोकुलेशन वैल्यू, ये भी हम चीज़ देख कर आए हैं। तो जितना चार्ज आपका कैटाइन का बढ़ेगा उतनी उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू बढ़ेगी। सोडियम सल्फेट में सोडियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम है, और एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम है। तो इस पर +1 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है, इसमें +3 चार्ज है। तो अगर आप फ्लोकुलेशन वैल्यू देखें इलेक्ट्रोलाइट की तो एल्यूमिनियम सल्फेट नंबर 1 पर आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर सोडियम फॉस्फेट। तो एक इससे ये हमारे पास होती है फ्लोकुलेशन वैल्यू। अब हमारे पास एक और टर्म्स भी आती हैं जो इन्हीं से जुड़ी हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एंड गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं? जितने भी लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में कोएगुलेट कर जाते हैं और स्टेबलाइज करते हैं अगर हम लिटिल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल उसमें ऐड कर दें। तो बेस्ट एग्जांपल इस चीज़ की है कि लायोफिलिक सोल्स में अगर आप देखें तो सोप, गम, जेलाटिन है। अगर इन्हें स्मॉल अमाउंट में डाल दिया जाए तो ये प्रोटेक्टिव एक्शन करते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं कोएगुलेशन ऑफ अदर कोलाइड्स, तो उन्हें हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास गोल्ड नंबर होता है। ये हमें बताता है कि आपके पास मेजरमेंट देता है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द कोलाइड, कि कोलाइड किस हद तक प्रोटेक्टिव एक्शन दे सकता है, दैट इज गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड विच जस्ट प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू इट। तो हमारे पास ये बेसिकली वो क्वांटिटी है, वो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड के जो कोएगुलेशन के लिए गोल्ड सोल्यूशन की 10 ml रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये एक फैक्टर है जिससे हम जान सकते हैं। अगर आप देखें गोल्ड नंबर ऑफ फ्यू प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, यानी प्रोटेक्टिव कोलाइड में जेलाटिन भी होती है, एल्ब्यूमिन भी इस्तेमाल होती है, स्टार्च भी होती है, तो इसका गोल्ड नंबर 0.005 है, एल्ब्यूमिन का 0.08 है, स्टार्च का 25 है। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं कि जिसका आपके पास गोल्ड नंबर जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड कर सकता है। कैलकुलेशन ऑफ गोल्ड नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास 100 ml का कोलाइडल सोल्यूशन है गोल्ड का और उसे हमने 0.5 ग्राम ऑफ स्टार्च उसमें डाला टू इट आफ्टर एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन, ये भी आप इसमें ऐड करते हैं कोएगुलेट वगैरह करवाने के लिए। तो गोल्ड नंबर स्टार्च का हमें इस सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है? यानी 100 ml कोलाइडल सोल्यूशन को कोएगुलेशन से बचाना था तो 0.25 ग्राम आपने स्टार्च डाली जो लगभग 250 मिलीग्राम स्टार्च के इक्वल है। तो 10 ml अगर कोलाइडल सोल्यूशन को आपने कोएगुलेट करना है तो 25 मिलीग्राम स्टार्च रिक्वायर्ड है। तो गोल्ड नंबर हमारे पास क्या होगा? 25। ये आपके पास 0.5 है, आप 100 से इसे डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25 वैल्यू मिलती है। तो ये गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च 25 आता है। इसी तरह आप रिस्पेक्टिव सब के निकाल लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास 4 सब्सटेंसेज हैं A, B, C एंड D और उनकी रिस्पेक्टिव जो है आपको वैल्यू मिल रही है प्रोटेक्टिव गोल्ड एक्शन की। तो 0.005, 0.05 और 0.5 एंड 5। तो A की ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन एक्शन है क्योंकि ये कम क्वांटिटी में A हमारे पास रिक्वायर्ड है कि वो कोएगुलेशन करे गोल्ड सोल्यूशन की आफ्टर द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह A हमारे पास यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन पा रखेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द गोल्ड नंबर। अब हम एक और टर्म देखेंगे दैट इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कुछ सब्सटेंसेज ऐसी होती हैं जो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जब उन्हें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो कोलाइडल सोल्यूशन डायरेक्ट ही बनाते हैं। इन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और इनकी जो मॉलिक्यूल्स की डायमेंशंस होती हैं वो 10 से 1000 एंगस्ट्रम होती है। बेस्ट एग्जाम्पल में जेलाटिन है, सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक रबर है, सेलुलोज है, स्टार्च है। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स के सोल्यूशन हैं वो रिवर्सिबल कोलाइड
जो है नेचर की तरह बिहेव करते हैं और लायोफिलिक इन नेचर होते हैं। इनकी विस्कोसिटीज़ हाई होती हैं, टेंडॉल इफेक्ट बहुत कम शो करते हैं और कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी नहीं करते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिनोमेना भी ये शो नहीं करते। अब इससे ताल्लुक़ रखने वाला एक आपके पास कॉन्सेप्ट आता है इमल्शंस का, कि ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड्स हों, तो उन्हें हम इमल्शंस कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि लिक्विड किस नेचर का है, और इस हिसाब से आपको दो तरह की इमल्शंस मिलती हैं। एक को कहते हैं हम ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर इमल्शन क्या होती है कि ऐसी इमल्शन जिसमें ऑयल डिस्पर्स फेज हो और वाटर डिस्पर्शन मीडियम हो। पहले वाला डिस्पर्स फेज और दूसरे वाला डिस्पर्शन मीडियम। तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क, जिसमें फैट होता है डिस्पर्स्ड इन वाटर, तो वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम और फैट जो है डिस्पर्स फेज। सेकेंड कैटेगरी होती है दैट इज़ वाटर इन ऑयल इमल्शंस। ऐसी इमल्शन जिसमें वाटर डिस्पर्स फेज होगा और आपका ऑयल डिस्पर्शन मीडियम होगा, तो उसमें आप बटर या कॉड लिवर ऑयल देख सकते हैं। तो ये आपके पास ऐसी इमल्शंस की कैटेगरी में आता है। जिस प्रोसेस में आपके पास इमल्शन बनती है उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब इमल्शंस कैसे बनते हैं? आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को शेक करें, लाइक आपने ऑयल या बेंजीन ली और उसे वाटर के साथ मिक्स किया जो आपस में हल नहीं होते, तो ऑयली लिक्विड डिस्पर्स हो जाएगी ड्रॉपलेट्स की सूरत में, बट इमल्शन स्टेबल नहीं रहेगी। वही ड्रॉपलेट्स थोड़ी देर बाद दोबारा रिकम्बाइन हो जाते हैं और दो सेपरेट लेयर्स बना देते हैं। इसको स्टेबलाइज करना है तो आपने एक इमल्सिफाइंग एजेंट डालना है, तो आपके पास वो स्टेबिलिटी उस सोल्यूशन में आपके पास रिटेन होगी। तो इमल्सिफाइंग एजेंट करता क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट बेसिकली इसके काफ़ी सारे काम होते हैं। एक तो ये ड्रॉपलेट्स की जो फॉर्मेशन होती है उसकी इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स बनेंगे नहीं। दूसरा, ये रोकेगा आपके उस सिस्टम को कि कोएगुलेट ना करे। और तीसरा, ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहाल रहती है और आपके पास कोएगुलेशन नहीं होती। मोस्ट कॉमनली जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनमें सोप्स आ जाते हैं, डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स में हम ज़्यादातर प्रोटीन जो हैं गम्स को देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन, ये भी आपके पास इमल्सिफिकेशन की वजह से ही होती है। थोड़ी सी अमाउंट में जो फ़ैट है वो आपके इंटेस्टाइन में मौजूद सोडियम के साथ मिलकर सोडियम सोप मतलब अल्कलाइन मीडियम के साथ मिलकर इंटेस्टाइन में वो सोडियम सोप बनाएगी, यानी साल्ट बनाएगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द फैट है वो आपके पास जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स से इजीली जो है वर्क में ले आते हैं। तो इस तरह से ये काम होता है इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद फैट्स की डाइजेशन का। बहुत सारे लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, ये एमल्शंस होती हैं ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप, और डिपेंड करता है कि आपने किस मीडियम को ज़्यादा लिया हुआ है। इमल्सिफिकेशन का इसके अलावा कंसनट्रेशन ऑफ ओर्स में भी, जो मिनरल ओर्स होती हैं उसमें भी बड़ा फ़ायदा है। अगर आपने वाज़ेह करना है कि कौन सी आपके पास इमल्शन ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल है, तो इसके लिए दो टाइप्स हैं, दो टेस्ट हैं। पहला है जी डाई टेस्ट। अगर आप इमल्शन को हीट करें किसी भी ऑयल सॉल्युबल डाई के साथ, अगर तो इमल्शन ने कलर डाई का गेन कर लिया, तो इसका मतलब है कि इमल्शन जो है वाटर इन ऑयल है। और अगर इमल्शन ने कलर कैच ना किया तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शन कहलाएगी आपके पास। एक तो हमारे पास ये वे हो गया कि हमने डाई टेस्ट से जो है हमें पता चल जाता है कि ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है। तो ये कलर ऑफ द डाई कैच करने पर डिपेंड करता है। दूसरा है कंडक्टेंस मेथड, कि इसमें क्या करते हैं कि आप इमल्शन में स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। अगर तो कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर जाए तो उसका मतलब है कंडक्टेंस वाटर के साथ इंक्रीज़ करती है, तो इसका मतलब है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, जिसमें वाटर ज़्यादा है ऑयल कम है, क्योंकि वाटर इज़ डिस्पर्शन मीडियम है। और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप जो है सेकंड कैटेगरी ले रहे हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो इस तरह से इन दो टेस्ट से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसके अलावा अगर हम इमल्शन पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें उसके लिए हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अगर हम मिक्स करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ, तो इमल्सिफाइंग एजेंट या तो 0.5 होगा से 5% तक आप इसे ऐड कर सकते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो सपोज कर लें कि सोप आपने इमल्सिफायर के तौर पर ऑयल एंड वाटर इमल्शन में ऐड किया है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो सोप का है वो अट्रैक्ट हो जाएगा बाय द ऑयल, और पोलर हेड्स हैं वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल जो हैं वो हमारे पास दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोएलेसेंस बाय प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर से आपके पास प्रोटेक्शन मिल जाएगी ऑयल के ड्रॉपलेट्स को, यानी वो कोएगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ड्रॉपलेट्स हुज सर्फेसेस आर कवर्ड विद द सोप मॉलिक्यूल्स, they are however electrically charged by the ionized carboxylic group of the soap. In this way the droplets of the oil repel each other before they collide, so the emulsion is stabilized. वो stabilize रहती है, चार्ज पार्टिकल्स भी हों, इलेक्ट्रिकली चार्ज भी हों, तो ड्रॉपलेट्स ऑयल के आपस में रिपेल करते हैं और कोलाइड करने से पहले तो इमल्शन स्टेबलाइज हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर हम देखते हैं जब किसी भी इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इमल्शन की स्टेबिलिटी को जो है पर डिपेंड करते हैं? थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्म,
कंपैक्टनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्म, इलेक्ट्रिकल चार्ज किस तरह का है आपकी ड्रॉपलेट पर या फिल्म पर, विस्कोसिटी कैसी है डिस्पर्शन मीडियम की, और दो लेयर्स दो लिक्विड्स के दरमियान डेंसिटी का क्या डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पोलर पार्ट है, हर एमल्सीफायर है, ये एमल्सिफिकेशन हो रही है, ये पोलर आपके पास पार्ट है, और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। पोलर पार्ट वाटर के साथ हल होता है और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है आपके पास ऑयल के साथ ऐड हो जाता है। एक होता है, ये तो भी आप इमल्सिफिकेशन पढ़ रहे थे जिसमें आपके पास इमल्शन बनती है। डी इमल्सिफिकेशन में क्या है, डी रिमूवल से निकला, यानी प्रोसेस का रिवर्स आप देखेंगे। अगर वही इमल्शन आपकी किसी भी ब्रेक हो रही है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इमल्शन टू यील्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड, उसी लिक्विड को दोबारा अगर वो जनरेट कर रही है तो इस प्रोसेस को डीमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये टेक्निक आपके पास किस तरह से हम यूज़ करते हैं, हीटिंग करके या सेंट्रीफ्यूग करके, या कुछ इलेक्ट्रोलाइट को लार्ज अमाउंट में डालें कि वो डिस्पर्स फेस को प्रेसिपिटेट आउट कर दे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जो हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो आप सेंट्रीफ्यूग करते हैं मिल्क को तो क्रीम सेपरेट हो जाती है, तो ये डीमल्सिफिकेशन की बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा जो हम मज़ीद सॉल्यूशंस में देखेंगे वो है जेल्स एंड जेलीज। जितनी भी जेलीज हैं इनका कॉमन नेम जेल होता है, और ये सेमी रिजिड सोल्स होते हैं जो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। ये जो टेबल जेलीज होती हैं ये जेलेटिन से बनती हैं, जबकि फ्रूट जेलीज जिनमें जैम्स आ जाते हैं इन्हें हम ये दो सो कॉल्ड अगर हम बात करें तो पैक्टिन से बनते हैं। और पैक्टिन क्या होते हैं, सॉल्युबल गम्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। जेल्स को तीन क्लासिफिकेशन में रखा गया है, इलास्टिक जेल्स, रिजिड या नॉन इलास्टिक जेल्स और थिक्सोट्रोपिक जेल्स। बेस्ट एग्जांपल इलास्टिक जेल्स की बेसिकली वो हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं जेलाटिन एगर या स्टार जैम जेली से, या बहुत सारी काइंड्स ऑफ पुडिंग से, तो ये इलास्टिक जेल्स होती हैं। और बहुत सारे मेटालिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटिक मेटल ऑक्साइड्स, ये सब सिलिका जेल, ये नॉन इलास्टिक जेल्स होते हैं। कुछ होते हैं जी रिवर्सिबल आइसोथर्मल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको डिफरेंट सोल मटेरियल्स में मिलेंगे, जैसा कि कोलाइडल आयरन ऑक्साइड, आपके पास कोलाइडल आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। अगर इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए और डिस्टर्ब ना किया जाए तो जेल फॉर्मेशन हो जाती है इनमें। और अगर आप जेल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अगर ये जेल को आप ब्रेक करेंगे तो सोल रिफॉर्म हो जाती है। तो ये रिवर्सिबल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी आप सोल्यूशन में देखते हैं तो उसे हम थिक्सोट्रोपिक जेल्स कहते हैं, यानी ये फिनोमेना थिक्सोट्रोपिक कहलाता है। ये फिनोमेना आप पेंट्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है कोलाइड्स का इंपॉर्टेंस हम पहले ही देख चुके हैं। ये कोलाइड्स चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो है चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।